जैसा कि लोगों की शिकायत होती है और उस शिकायत के आधार पे लोग ये कहते हैं कि जो उनका पर्सनल व्यू होता है, जो भी क्लाइंट हैं उन किस तरीके से वो व्यथित रहते हैं कि जो ये कहते हैं कि हमारी पत्नी जो है वो झूठी है और वो किसी तरीके से कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ती है हमको परेशान करने के लिए, इतनी क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती है, अत्याचारी है और किसी न किसी रूप में अगर जो वो अपने मायके वालों के संपर्क में या किसी अन्य बाहरी व्यक्तियों के संपर्क में आके तरह तरह नए नए तरीके उत्पन्न करती रहती है। वो सोचती रहती है कि किसी एक नए तरीके से मायके वालों के दबाव में आके या उनसे सलाह मशवरा लेके या अन्य लोगों के दबाव में आके हम ससुराल वालों को किस तरीके से हम परेशान कर सकें, किस तरीके से उनको हम एक नए तरीके से उनका हम टॉर्चर करें जिससे कि हम अपना जो चाहते हैं, जो हमारा जो व्यू है, जो हम अपनी कहानी हम पूरी करनी चाहते हैं वो हमें कैसे पूरी हो सके, जिसके आधार पे वो नए नए तरीके जो ये उत्पन्न होते हैं पति या पति के घर वालों को परेशान करने के लिए, उन्हीं के आज हम विचारों के किस तरीके से इस समस्या से निकला जाए। क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, क्या लॉ में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसा कि एक हमारे यूट्यूब के परिवार के जो हमारे व्यूअर हैं उनका ये सुझाव आया कि सर किसी वीडियो में आपने जो एक ऑप्शन बताया है, जो आपने तरीका बता दिया, प्रोसेस बता दिया, लेकिन उसका सेक्शन नहीं बताया। हो ना हो मैं उनको बताना चाहता हूं कि उसमें नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिलेवेंट किसी और वीडियो में बताया होगा। अगर जो नहीं भी बताया तो मैं प्रयास करूंगा कि सभी जो एक ऑप्शन जो भी प्रोसेस बताऊंगा थ्रू द सेक्शन किस प्रोविज़न में वो उपलब्ध है, किस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके आप लीगल रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ अवश्य कहना चाहूँगा कि इस तरीके की अगर जो समस्या अगर जो आपके साथ अगर जो प्रारंभ हो गई है, इस तरीके की अगर जो एक्टिविटी पत्नी के द्वारा आपके विरुद्ध अगर जो ऐसे अगर जो कृत्य प्रारंभ करने उसने शुरू कर दिए हैं, तो इस तरीके से आपको कैसे बचना चाहिए, क्या क्या आपके पास लीगल रेमेडी कोर्ट के द्वारा आपके जो लॉ के द्वारा जो उत्पन्न है जिसको आप अपना के आप अपना जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस वीडियो में। अगर जो आप वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देश हित में जय हिंद अवश्य लिखें। जैसा कि हमारी एक भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। खैर उसी के आगे हम अपने वीडियो पे लौटते हैं अपने विषय पर, जिसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो इस तरीके के कृत्य अगर जो ऐसे ऑप्शन अगर जो पत्नी के द्वारा अगर जो ये अडॉप्ट किए जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या आपके पास लीगल रेमेडी उपलब्ध है। तो सर्वप्रथम मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि जब ऐसे कृत्य अगर जो इस तरीके का जो पत्नी अगर जो ऐसे कृत्य करना प्रारंभ कर देती है तो पति के पास ऐसा ऑप्शन उपलब्ध रहता है या वो मजबूर में आके इस तरीके से कदम उठाते हैं कि अब हम इस पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तो अगर जो इस तरीके की आधार जो भी आपके साथ अगर जो बीते हुए हैं उनमें अगर जो पत्नी के द्वारा अगर जो कारित किए गए हैं उसको किस तरीके से अपने आधार को सेक्शन 13 में हिंदू मैरिज एक्ट में जब आप प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अगर जो प्रस्तुत करते हैं तो उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में लीगल एडवाइज़र के माध्यम से अगर जो कभी कभी मैंने ऐसे भी प्रार्थना पत्र देखे जिसमें कई बहुत बड़ी गलतियाँ निकल के आती हैं। अंत में 2, 3, 4 साल उनका ट्रायल चलने के बाद जब जजमेंट में वो फाइल पहुँचती है तो किसी न किसी त्रुटि के कारण या कोई और नई त्रुटि सामने निकल के आते हैं जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय जो उस प्रार्थना पत्र को निरस्त भी कर सकती है, क्योंकि जो एक कंडीशन, जो एक प्रोविज़न, जो एक जनरल लॉज जो बनाए गए हैं उसी के अंतर्गत वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि कभी जब ये लगता है कि दोनों पक्ष जब अलग होने जा रहे हैं, दोनों परिवार अलग होने जा रहे हैं, सेक्शन 13 का मुकदमा फाइल करने जा रहे हैं। सेक्शन 13 यानी कि जो डिवोर्स का जो प्रोसेस है वो एक है सेक्शन 13 में, जिसमें कि अगर कोई भी पक्ष अगर जो एक अपने तरीके से अगर जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है दूसरे को नोटिस जाती है। कहने का सेंस है जब दोनों पक्ष उसमें तैयार नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि दोनों पक्ष अगर जो सहमति पूर्वक हम अपने जो मत और मतभेद के कारण हम अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, इस कारण हम अपनी शादी को ख़त्म करते हैं और इसी के आधार पर दोनों पक्ष चाहते हुए सहमति पूर्वक जो डिवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है वो अंडर सेक्शन 13B में फाइल की जाती है, जिसके फलस्वरूप उसमें के अंतर्गत उसमें डिक्री पारित की जाती है। हालांकि हमारे भारतीय परिवार में जहां तक हो सकता है कि दोनों परिवार जो टूटने जा रहे हैं उनको टूटने से बचाने के लिए हर एक व्यक्ति जो भी रिश्तेदार होता है, जो भी शुभचिंतक होता है, वो प्रयास करता है कि दोनों को समझा के या किसी तरीके से अगर जो उनको सेटलमेंट हो सके, मध्यस्थता के कारण अगर जो उनका अगर जो परिवार बच सकता है तो उनको बचाया जाता है। मध्यस्थता के कारण अगर जो पति पत्नी के बीच में, जैसा कि मैंने बताया कि इस
तरीके के अगर जो कृत्य, इस तरीके का जो व्यवहार के कारण अगर जो ऐसी पत्नी है और वो मध्यस्थता के बाद अगर जो वापस फिर अगर ससुराल में आती है, तो इसका एक तरीका ये भी है, या एक विचार ये भी हो सकती है कि दोबारा जब भी इतनी खतरनाक जो पत्नी है वो अगर जो ससुराल में आती है, मध्यस्थता के बाद आती है, तो वो हो सकता है बहुत ही विकराल रूप धारण करके आए, या ये भी हो सकता है कि वो ससुराल में दोबारा अगर जो आई है तो उसके पास जो भी सबूतों की या जो साक्ष्यों की जो कमी रह गई हो, दोबारा सबूत ससुराल में इकट्ठा करने आई हो सकता है कि अलग तरीके से अगर जो पति के पास या पति के घर वालों के पास यानी कि ससुराल में अगर जो रहने आई है वो इतनी खतरनाक पूर्वक आई हुई है कि जो पहले उसके द्वारा जो कोई गलतियां रह गई हों या कोई कमी रह भी गई हो तो वो अब दोबारा न रहने पाए। यहाँ तक कि ये भी मैंने देखा हुआ है कि जो दोबारा लौट के आती है कि जो भी एविडेंस पहले जो नहीं इकट्ठा कर पाई थी, किसी कारणों से उसको घर से जाना पड़ गया था, अपने मायके चली गई थी, अब दोबारा किसी उसको एक ग्राउंड मिल जाता है कि किसी और के माध्यम से वो ससुराल में आई है, तो जो बचे खुचे उसके जो साक्ष्य होते हैं वो कलेक्ट करने आती है। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा हुआ कि कहीं कहीं ये भी होता है कि जब कोई ज्वेलरी होती है वो तो ससुराल में रखी होती है, वो ज्वेलरी कभी किसी कारण से वो नहीं ले जा पाती है, तो हो सकता है वो उसका एक मकसद ये भी रहता है कि हम दोबारा वहाँ जाते हैं और जो भी हमारी कमी रह गई हो, जो हम वहाँ से नहीं ला पाए हैं, वो हम दोबारा हम ला सकें। तो इन सब सारी चीज़ों को अगर जो ये लगता है तो ये आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगर जो आपको ये लगता है कि इस तरीके के कृत्य के बाद अगर जो फिर भी आपकी पत्नी के द्वारा और आपके बीच में कोई भी अब सामंजस्य नहीं बैठ सकता है, तो सेक्शन 13 में या 13B में जैसा भी आपकी द्वारा संतुष्टि होती है उसके अंतर्गत आप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर जो 13 में आपने अगर जो सेक्शन 13 में माननीय न्यायालय के समक्ष आपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, तो सबसे जो मेन चीज़ है, जो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, तो सबसे पहले जो इसमें लिखा जाता है उसकी जो हेडिंग होती है कि हमें उसमें ये लिखना चाहिए, ये हमें पहले से ग्राउंड तय करना है, बाद में हम अपने ग्राउंड नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर जो आपको लगता है कि पत्नी जो बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती है, आप ग्राउंड क्या लेकर आ रहे हैं, आप क्रूरटी के लेके आ रहे हैं, या डिजर्शन के लेके आ रहे हैं, या एडल्ट्री के ग्राउंड लेकर आ रहे हैं, तो वो ग्राउंड को सबसे पहले हेडिंग में आपको सेक्शन 13 या क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 जो भी होता है जिसके ग्राउंड के अंतर्गत आप अपनी जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो आपको स्पष्ट पूर्वक लिखना है। हाँ, एक चीज़ और, जिस ग्राउंड के आधार पर आप तलाक का मुकदमा जो दाखिल करने जा रहे हैं वो ग्राउंड और उस ग्राउंड के जो पृष्ठभूमि है वो आपको दावे में यानी कि जो प्लेंट में है, जो प्रार्थना पत्र है, उसमें आपको शुरुआत के पैरा से उसको डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि शो होना चाहिए कि इस आधार पे हमको ये ग्राउंड हमारे जो मेंशन होता है। अंत में केवल एक लाइन लिख देने से आधार पे कि क्रूरटी के आधार पे हमको डिक्री प्रदान की जाए तलाक की, ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है। या हमें एक लाइन में लिख दिया कि इसका उसके साथ संबंध है, या हमें उसके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी, इस तरीके से जिसके आधार पर हमें आशंका है कि वो अडल्ट्री में रह सकती है, जिसके आधार पे हमें अडल्ट्री की डिक्री या आदेश पारित करने की कृपा करें। तो इस तरीके के जो आधार अगर जो आपने लिखे हैं तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। या आप ये भी एक लाइन में लिख सकते हैं कि हमारी पत्नी के और हमसे अलग रहते हुए 2 साल से अधिक हो चुके हैं, हमें तलाक की डिक्री प्रदान की जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर जो आपने जो भी ग्राउंड लिया है, डिजर्शन में लिया हो या फिर कोई वनरल डिजीज़ के लिए लिया हुआ, अगर जो आपको ये लगता है कि उसकी पत्नी के जो बीमार हो गई है उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, इसमें लोगों की जो भावना है वो 2 तरीके से समझ में आती है। एक तो वो बीमार हो गई है और बीमारी के कारण आपने ये मुकदमा दाखिल कर दिया कि अब वो बीमार हो गई है, अब हम उसके साथ नहीं रह सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक भ्रम है, क्योंकि इसमें कोर्ट भी नाराज़ होती है। अगर जो पत्नी आपकी बीमार है उसका इलाज कराइए, आप इलाज कराने के बजाय आपने यहाँ मुकदमा दाखिल कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है। साथ में ये भी डायरेक्शन दे सकती है कि हाँ, अगर जो आपको ये लगता है कि क्योंकि कोर्ट में और ये जो एक्ट में जो प्रोविज़न है उसमें ऐसी बीमारी का जिक्र किया गया है, ऐसी बीमारी मेंशन की गई है जिसका कोई इलाज अभी तक उत्पन्न नहीं हो पाया, या वो बीमारी ऐसा है या जिससे के संपर्क में आने से और व्यक्ति भी और जो परिवार के सदस्य वो भी संक्रमित हो सकते हैं, इस तरीके की बीमारी का वर्णन किया गया। ऐसी बीमारी का वर्णन बिल्कुल भी नहीं किया गया है कि अगर जो उनको कोई ऐसी बीमारी होगी जिसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा या जो अभी ज़्यादा समय के बाद सही होगी, तो कोर्ट ये कहती है कि बीमारी ज़्यादा समय लेके सही हो सकती है, लेकिन सही तो हो सकती है। तो अगर जो पैसा लगेगा, अगर जो पैसा लगने के बाद भी अगर जो सही हो सकती है तो ये मच बेटर है। तो इसके आधार पे कोर्ट भी ये नाराज़ हो सकती है। इस तरीके के प्रार्थना पत्र आपको बिल्कुल भी नहीं प्रस्तुत करने हैं। तो इसके आधार पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन बातों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत जब आप प्रार्थना पत्र को ड्राफ्ट कर रहे हो, किसी भी लीगल एडवाइजर से आप ड्राफ्ट करवा रहे हैं, तो इन सब सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए सही सम्मानपूर्वक इस तरीके से आपको शुरुआत के पैरा से अंत तक पैरा तक उसका जो ग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए कि किस किस आधार पर आप तलाक की डिक्री पाना चाहते हैं।
तो आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपने वीडियो अंत तक देख ही लिया है, इसको पूरा देख ही लिया, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।